हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने सीएफटी के बारे में जाना, उसके मेन पोस्टुलेट्स देखे और किस तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए, ये हमने देखा। तो जब हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख रहे थे, तो हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो थोड़ा कुछ अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब डी ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उसके बाद उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर को हम कैसे पहचानते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा हम किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। वास्तव में किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी वो किस पर डिपेंड करती है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं हैं, तो कितने हैं, इन चीजों पर डिपेंड करती है। ऐसे यौगिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो वहां पर थोड़ा सा आकर्षण फील करते हैं। उन्हें हम जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और जिनमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, सारे युग्मित होते हैं, तो वहां पर ये पाया जाता है कि जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो थोड़ा सा रिपल्शन वहां फील होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसका जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, वो भी ज्यादा होगा। यदि आपके कॉम्प्लेक्स में n नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पाया जाता है कि उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रूट n+2 आता है ना, और ये बोर मैग्नेट्रॉन में होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं कि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में यदि n नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, यानी कि हम उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें कि n बराबर यदि 0 रख दें, मान लीजिए हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि n बराबर 1 रखें तो देखिए वैल्यू क्या आएगी म्यू की, √1 + 2, यानी कि कितनी आ रही है, √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन में कितना आता है, 1.73। ठीक इसी तरीके से यदि हम n बराबर 2 रखें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 यानी 4, यानी कि √8, और √8 की वैल्यू कितनी होती है, 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। यानी हमें यदि ये पता हो कि किसी कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट को बता सकते हैं। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैग्नेटिज्म है वो क्यों उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमता ही है, साथ में अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है। यानी ये क्या कर रहा है, जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि जब किसी पार्टिकल जिस पे चार्ज है और वो घूमता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिटल मोमेंट के कारण, इस घूमने के कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो एक तो उसकी कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल में मोशन के कारण हमको क्या मिल रहा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है। साथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो जब वो अपनी एक्सिस पर घूमता है तो उसके कारण भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और उसे हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है यानी स्पिन कर रहा है तो उसके कारण हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और इन दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल रहे हैं, इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के कारण हमारा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला एटम है या पूरा सब्सटेंस है वो किसकी तरह काम करता है, जैसे कि वो एक छोटा सा मैग्नेट हो। तो हमारा जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स या तो खाली हो सकते हैं या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या पूर्ण रूप से वो भरा भी हो सकता है। तो अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इस आधार पर हम उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को समझा सकते हैं। तो जब ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, इस आधार पर हम उन्हें कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के हमको सब्सटेंस मिलते हैं जो अलग अलग चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय आधार पर हम जितने भी सब्सटेंस अभी तक नोन हैं उन्हें मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, हिंदी में इसे बोला जाता है प्रतिचुंबकत्व, है ना। दूसरा जिसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अनुचुंबकत्व। तो मेनली हम सभी सब्सटेंस को इन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। पर आगे जाके इस पैरामैग्नेटिज्म को फिर से कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक है पैरामैग्नेटिज्म, फिर दूसरी है हमारी फेरोमैग्नेटिज्म, जिसे हम लोह चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद आती है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जिसे हम प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। और फिफ्थ नंबर है फेरीमैग्नेटिज्म का। तो जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, उस आधार पर हम इन 5 कैटेगरी में सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से ये 2 कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पर एक नज़र में शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो डायमैग्नेटिज्म उन सब्सटेंस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, यदि हम ये 5 इलेक्ट्रॉन भरें तो हम कहते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि एक या दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो वहां पर आकर्षण का अनुभव करते हैं। अब यदि हम फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो फेरोमैग्नेटिज्म वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर बहुत तीव्रता से चुंबकत्व का अनुभव करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वहां पर फील करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहाँ एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो पैरामैग्नेटिज्म जो शो कर रहे हैं, यानी ऐसे एटम्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत पास पास होते हैं, और जब वो बहुत पास पास होते हैं तो इनमें एक प्रभावी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं डोमेन बन जाता है, और बहुत सारे एटम, कितने, लगभग 10⁻17 से 10⁻21 एटम्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जिससे इनमें क्या बन जाता है, डोमेन बन जाते हैं, और उन डोमेन में सभी का मैग्नेटिज्म एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जैसे ये एक प्रभावी क्षेत्र है, एक डोमेन है, तो यहाँ इसका मैग्नेटिज्म सब इस डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पर जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ये वाला जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिससे उनमें इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के कारण कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो इनका टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है, पर यदि हम फील्ड लगा दें, एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, तो उस कंडीशन में ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनका मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में हो जाता है, यानी सभी इसी डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक मोमेंट को अरेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं ना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी अपनी एक दिशा होती है। तो जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो टोटल फील्ड का जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको आकर्षण का अनुभव होता है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वाले सब्सटेंस भी ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाता है, 0, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर जब बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से जो प्रभावी क्षेत्र बन रहा है, उस प्रभावी क्षेत्र में सारा का सारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। जैसे एक का इस डायरेक्शन में है तो दूसरे का ऐसा, एक का ऊपर तो इसका नीचे, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वाले सब्सटेंस कहते हैं। और एक और पांचवा बिहेवियर है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म उन कंपाउंड में शो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनमें से सारा का सारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता, कुछ इस तरीके से अरेंज है। मान लीजिए और की बात करें तो वो
अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है इनका जीरो नहीं होता। मतलब अभी इसमें एंटी फेरो में क्या था, एक क्लॉकवाइज था तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, मतलब एक दूसरे के अपोजिट अरेंज थे। पर इसमें जो अरेंजमेंट होता है उसमें वो एक दूसरे के अपोजिट भी अरेंज होते हैं, मगर इस तरीके से होते हैं कि दो क्लॉकवाइज हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षेत्र बन जाते हैं, तो ये फेरी मैग्नेटिज्म होते हैं। इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इन दोनों के बीच का होता है। अब यदि हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो हम जानते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं। तो जैसे हमने अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था N2 का, तो ये क्या था, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में थे। साथ ही हम देखें कि जो NaCl होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। आपका जो बेंजीन होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। पर यदि पैरामैग्नेटिक की बात करें तो जब हमने O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था तो हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। इसी तरीके से कॉपर आयन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब याद बात करें हम फेरोमैग्नेटिज्म की, तो जो आयरन है, निकिल है या कोबाल्ट है, ये सब फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। और यदि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की बात करूं तो आपका क्रोमियम का ऑक्साइड CrO2, ये भी क्या शो करता है, फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो निकिल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, V2O5, ये सब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। और फेरी मैग्नेटिज्म की बात करें तो Fe3O4, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है। तो इस तरीके से हमने एक मैग्नेटिक बिहेवियर को यहाँ पर देखा कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है और वो क्यों ये बिहेवियर शो करते हैं, और हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कौन से कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होंगे और कौन से पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि हिंदी में हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। तो हमने देखा कि ये वो सब्सटेंस हैं जिनको यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएं तो ये वहां थोड़ा सा प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक मोमेंट क्यों उत्पन्न हो रहा है, उनके ऑर्बिटल मोशन के कारण, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होने के कारण, और दूसरा अपनी स्पिन पर घूमने के कारण। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इनकी जो ऑर्बिटल मोमेंट निकलेगा वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कैंसिल है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसा होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। इसलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पर जब आप इस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं थोड़ा सा ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा उत्पन्न होता है और वो भी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये
इस तरीके से, चूंकि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए आपको वहां पर क्या फील होता है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। तो देखिए, जब आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपने इनके बीच में इस तरीके से एक धागे में इसको लटकाया है, तो ये किस तरीके से उसके बीच से उसके लंबवत अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। क्यों अरेंज कर लेते हैं? क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम से कम हो। यदि आप इसको किसी एक कांच के डिश में आप उसको रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि वो फील्ड उनको कम से कम फील हो। तो चूंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यदि आपने कोई सब्सटेंस यहाँ पर रखा है तो वो अपने आप को ऐसे किनारों पर, बीच में कम और किनारों पर ज्यादा, इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है। यदि आप किसी यू ट्यूब में इसको रखते हैं तो आप देखेंगे कि यू ट्यूब में रखे जाने पर, यदि हम कहें कि ये एन है, ये एस है, और यहाँ पर एक कोई यू ट्यूब है जिसमें आपने सब्सटेंस को भर रखा है, तो इनका इधर बाहर की ओर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि बाहर की ओर इनका लेवल बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखे जाते हैं तो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। इसलिए ये जब फील्ड में रखे जाते हैं तो थोड़ा सा वहां पर आकर्षण का अनुभव करते हैं। हमने O2 का एग्जाम्पल देखा था, हमने Cu2+ का एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जब आप इसको नॉर्थ और साउथ पोल में रखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में खुद को अरेंज करेंगे। यहाँ आपका एन है और ये आपका एस है, तो वो इस तरीके से अरेंज करेंगे कि यहाँ उसका साउथ पोल, यहाँ उसका नॉर्थ पोल हो। ठीक है, और यदि आप किसी कांच की प्याली में उसको लेते हैं तो वो बीच में अपने आप को सबसे ज्यादा अरेंज कर लेंगे, है ना। और यदि यू ट्यूब में लेते हैं तो जो फील्ड में जो आपका ट्यूब है वहां पर उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन हम जान चुके हैं कि इसका रीजन है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जब वो किसी फील्ड में नहीं रखे जाते तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो रैंडमली अरेंज होता है, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होता है, और इस तरीके से टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। पर जब फील्ड लगाई जाती है तो ये सारे के सारे अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि उनका मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो इस तरीके से हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखा। अब हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स की।